हो गया। देखो तुम लोगों का पहला चैप्टर बिजनेस स्टडीज का है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पिछले साल जो 11th में तुम लोग पढ़े हो तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन था बिजनेस के बारे में, लेकिन इसमें प्योरली तुमको जो है मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। और ये जो 12th में तुम पढ़ते हो बिजनेस स्टडी, इससे पीछा तुम्हारा ना तो मतलब जो है 11 ग्रेजुएशंस में वो होगा या फिर पीजी। मतलब मैंने सोचो कि 6-8 लाख रुपया खर्चा करके अपना पीजी किया और उसमें भी मतलब ये चीज़ें जो है पढ़ाई जाती थी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये ग्रेजुएशंस में भी होता है और पीजी में होता है, बशर्ते इसी को मतलब जैसे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया जाता है। अभी तुमको बेसिक्स मतलब जानने हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। देखो इसमें कई सारे स्कॉलर्स ने मैनेजमेंट की डिफिनीशन दी है। इसमें से 2 डिफिनीशन जो मुझे ठीक लगी उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैनेजमेंट का अगर कोई पूछे डिफिनीशन तो ये तुम बता सकते हो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एंड थ्रू द अदर्स। जो मैनेजमेंट होता है तो मैनेजमेंट क्या करता है, लोगों के साथ मिल के काम करता है, लोगों से काम करवाता है। मैंने अभी बताया कि हायरार्की होती है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी लंबी हायरार्की होगी। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें टॉप लेवल का मैनेजमेंट है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, चेयरपर्सन, जनरल मैनेजर, ये लोग इंक्लूड होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्लान पॉलिसी ये सब बनाते हैं। तुम लोग अभी नोट कर रहे हो, थोड़ी देर रुक जाए, ठीक है। तो ये चीज मतलब जैसे होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनका काम क्या होता है टॉप लेवल मैनेजर्स का, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्लान पॉलिसी रूल रेगुलेशंस बनाना। उसको वो डिलीवर करेंगे किसको, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन बैठा होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का होता है तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। जैसे मान लो मतलब जैसे एक कंपनी है उसमें प्रोडक्शन मैनेजर होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर करना है, सप्लायर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन हमको मतलब जैसे कास्ट इफिशिएंटली रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है, कैसे प्रोडक्शन की कास्ट को कम किया जा सकता है। ये सारी चीजें मतलब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर देख रहा होगा। दूसरा डिपार्टमेंट मतलब जो है तुम्हारा होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा उसको प्लान करना होगा कि डिपार्टमेंट में मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर कितने फाइनेंस की नीड है और सारे डिपार्टमेंट को मिला के ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में कितनी ज़्यादा फाइनेंस की नीड है, उसको मतलब जैसे सोर्स ऑफ बिजनेस तलाशना, बिजनेस फाइनेंस तलाशना कि अगर इतनी रिक्वायरमेंट फंड की या फाइनेंस की है तो ये कहाँ कहाँ से आएगी। अभी तुम लोग पिछले क्लास में एक चैप्टर पढ़े थे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि कैसे कोई कंपनी अपने फाइनेंस की व्यवस्था कर सकती है। उसमें तमाम सारे मतलब मेथड से कंपनी शेयर इशू कर सकती है, कंपनी डिवेंचर्स इशू कर सकती है, या फिर मतलब जो है किसी बैंक से लोन ले सकती है, किसी इंडिविजुअल से लोन ले सकती है। ये सब कई तरीके हैं जिससे बिजनेस का फाइनेंस मैनेजर सोर्स ऑफ बिजनेस से फाइनेंस ले सकता है। लेकिन ये फाइनेंस जो लेते हो तुम किसी दूसरे पर्सन से, चाहे पब्लिक से या बैंक से या किसी और थर्ड पार्टी से, तो फाइनेंस तुमको फ्री का तो मिलता नहीं है। उस फाइनेंस की एक क्या होती है, कास्ट होती है। जो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तुमको उसके एवज में, वो तुम्हारी क्या होती है, लागत होती है उस फंड को प्रोक्योर करने की। तो कौन से ऑप्शन में तुमको मतलब जैसे चीप रेट पे, हर फाइनेंस मैनेजर यही तो सोचेगा कि कैसे सस्ते
इंटरेस्ट पे हमको या सस्ते मतलब कास्ट पे हमको फाइनेंस मिल जाए। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाद तुम्हारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक अकेला डिपार्टमेंट होता है जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर मतलब सारे डिपार्टमेंट हैं लेकिन अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, सेल नहीं हो रही है, सेल हो रहा है तभी तो सेल होगा, तभी तो मतलब जैसे इनकम होगी, तभी तो प्रॉफिट होगा। और उसी प्रॉफिट में से सब सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, जितने एम्प्लॉई स्टाफ हैं, सबको सैलरी कहाँ से जा रही है? उसी मार्केटिंग से। तो मेन और प्रोमिनेंट एक होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट होता है। जैसे मान लो मतलब रिसोर्सेज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक तो तुम्हारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं और दूसरे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। तो देखो मशीन्स हैं, कैपिटल है, बाकी और सारे रिसोर्सेज हैं, उनको मतलब जैसे डील तो तुम कर सकते हो आसानी से, लेकिन अगर जो ह्यूमन रिसोर्स है, तुम्हारे यहाँ जो वर्कफोर्स काम कर रही है, उनके अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जैसे ह्यूमंस को तुम इस मशीन की तरह बिहेव नहीं कर सकते हो। मशीन 1 घंटा ज़्यादा चला लिए, 2 घंटा ज़्यादा चला लिए या संडे को भी चला लिए, तो मशीन तुमसे शिकायत नहीं करने जाएगी कि मतलब जो है संडे को हमको क्यों नहीं बंद किए। लेकिन ह्यूमंस हैं, उनकी अपनी नीड होती है पर्सनल। तो अगर ह्यूमंस को तुम बिहेव करने लगे मशीन्स समझ के, तो फिर मतलब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होंगे वो स्टेबल नहीं होंगे। वो जैसे ही फिराक में रहेंगे कि कहीं पे भी सूटेबल वर्किंग कंडीशंस मिले और जहाँ अच्छा पे मिल रहा हो, तो तुरंत ही तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे वो। तो देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एंड थ्रू अदर्स। ठीक है, तुम लोगों के साथ मिलके और लोगों के थ्रू मतलब जो है किसी काम को, ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल एम को अचीव करते हो। 2 वर्ड बच्चा बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जैसे इसमें है, अक्सर इसमें से केस स्टडीज आ जाती हैं, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये 2 टर्म हैं, इनको बहुत अच्छे से समझ लो। कई बार मतलब लगता है कि दोनों सिमिलर हैं, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर कोई चीज कास्ट इफिशिएंट है, ठीक है, तो वो चीज कहलाती है इफिशिएंट। अगर कोई चीज विद इन टाइम फ्रेम पूरी हो जा रही है तो उसको हम कहते हैं इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सपोज करो कि एक प्रोडक्शन मैनेजर को किसी सामान का 10,000 यूनिट बनाना है। अब 10,000 यूनिट का टारगेट पूरा करने के लिए उसने मतलब जो है 100 वर्कर्स बढ़ा दिए ताकि मतलब ये काम पूरा हो जाए। अब काम तो मतलब जैसे पूरा महीने के लास्ट में हो गया, लेकिन जो 100 लेबर्स तुमने मतलब जैसे बढ़ा दिए हैं, तो क्या उनकी सैलरी बढ़ नहीं जाएगी? खर्चे क्या होंगे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ जाएंगे। तो तुम ये कह सकते हो कि अगर मतलब जो है वर्कफोर्स बढ़ाने से तुम्हारा टारगेट मतलब टाइमली पूरा हो जाता है, तो तुम क्या हो, इफिशिएंट की इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब जो है टाइम से पूरा तो कर ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे खर्चे क्या हो रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मतलब अगर कोई कंपनी है, उसने किसी पैकेजिंग के काम के लिए किसी प्रोफेशनल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारे लिए पैकेजिंग का काम करिए, और वो क्या कर रहे हैं, वो मशीन या रोबोट्स से के थ्रू मतलब अपना काम पैकेजिंग का करवा रहे हैं। इससे तुम्हारी लागत भी कम हो जा रही है, टाइमली तुम अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी अपने कस्टमर्स को कर पा रहे हो। तो इसका मतलब जो है उस प्रोफेशनल कंपनी से जो तुमने एग्रीमेंट किया है वो तुमको इफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों बना रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज कम लागत में होती है, तैयार हो जाती है, तो वो तुम्हारी क्या कहलाती है, इफिशिएंट। और अगर मतलब जैसे कोई चीज विद इन टाइम फ्रेमवर्क में अगर पूरा हो जाता है, जैसे मतलब मान लो तुमको कोई टारगेट दिया गया 1 महीने का, तुम 25 दिन के अंदर मतलब उसको पूरा कर ले रहे हो, तो वो चीज कहलाती है इफेक्टिवनेस। ठीक है, इन दोनों टर्म को मतलब जैसे एक जैसे नहीं समझना है। उसके बाद देखो
इसमें मोस्ट क्रूशियल मतलब जो है एक डेफिनेशन ये भी होती है कि मैनेजमेंट क्या होता है, जो मैनेजर एक फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। तो मैनेजर का एक फंक्शन क्या क्या होता है या मैनेजमेंट का फंक्शन क्या क्या होता है, इसमें देखो मतलब पहला काम होता है एक मैनेजर का प्लानिंग, ठीक है। पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, इसी को फंक्शंस ऑफ जो मैनेजमेंट है इसी को प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। प्रोसेस कोई चीज कब कही जाती है तुम लोग जानते हो? प्रोसेस मतलब जैसे हम किसी चीज को कब कहते हैं, नहीं, जब कोई चीज स्टेप वाइज कई सारे स्टेप्स हो मतलब जो है, तब उस चीज को हम क्या नाम देते हैं, प्रोसेस, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है उसमें पहला स्टेप क्या होता है, जैसे तुम्हें छत पे जाना हो तो क्या मतलब पहली सीढ़ी के बाद सीधे आखिरी सीढ़ी पे पैर रख देते हो, 1 by 1 मतलब जैसे अचीव करते हो ना। तो पहला काम मतलब जैसे मैनेजमेंट का होता है प्लानिंग। इस प्लानिंग को ये मैनेजमेंट प्रोसेस में पहला फंक्शन जो होता है मैनेजर को, प्लानिंग। प्लानिंग में मतलब जैसे प्लानिंग से क्या समझते हो, जैसे प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में सोचना। अगर मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की प्लानिंग अच्छी है तो मोस्टली मतलब जैसे तुमने 70-80% टारगेट उसी समय अचीव कर लिया। अगर तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा तो फिर मतलब तुम्हारा पूरा ओवरऑल काम खत्म हो जाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल या एम तुम अचीव करना चाहते हो वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर के बारे में प्लान। कभी तुम पास्ट के बारे में नहीं कर सकते हो, जो गुजर गया है उसके बारे में प्लान नहीं किया जा सकता है, हमेशा हमेशा फ्यूचर के बारे में किया जाता है। फ्यूचर के बारे में जब तुम सोचते हो, एक मैनेजर सोचता है तो फिर उसको पता चलता है कि अगर ये काम करना है तो हमें क्या क्या मतलब जैसे ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंसेस पैदा होंगे जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। और अगर इन चीज़ों को पहले प्रिडिक्ट कर लेता है तो वो मैनेजर अपने आप को प्रिपेयर भी कर लेता है कि आने वाले समय में अगर ये सिचुएशंस क्रिएट होंगी तो हम उसको फेस कैसे करेंगे। उसके बाद व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, ठीक है, कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे प्लानिंग मतलब जैसे, ठीक है। यहाँ वाला मतलब जैसे तुम पॉइंट ए पे खड़े हो, तुमको पहुंचना है पॉइंट बी पे, तो यहाँ बैठे बैठे अगर मतलब जैसे तुम अंदाजा लगा ले रहे हो कि यहाँ पहुंचने में ये दिक्कतें हैं तो अपने आप को उसी हिसाब से क्या कर लोगे, तैयार कर लोगे। तुम्हारा रिस्क क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा प्लानिंग अच्छी रही तो। दूसरा काम होता है तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग। जब तुम प्लानिंग कर लेते हो तो तुमको लोगों को, यहाँ पे देखो मतलब जो है, यहाँ जो तुम लोगों को फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट लिखे हैं उसमें मैंने एक चीज लिखी है, ये क्या है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। मैनेजमेंट जो होती है ग्रुप एक्टिविटी होती है। ग्रुप एक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि सुपीरियर्स होते हैं, उनके अंडर में तमाम सारे क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का एक मैनेजर होगा जिसको हम कहते हैं जनरल मैनेजर। उस जनरल मैनेजर के अंडर में कई सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होंगे, जैसे बताए मार्केटिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, HR मैनेजर है, ठीक है। और उन सब को मतलब जो है एक आदमी कंट्रोल कर रहा है, वो है तुम्हारा जनरल मैनेजर। अब उस मतलब जैसे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के अंडर में तमाम सारे मतलब जो है और सारे सुपरवाइजर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, जैसे रीजनल मैनेजर हो गए, जोनल मैनेजर मतलब जैसे हो गए, ठीक है, ब्रांच मैनेजर्स मतलब जैसे हो गए, ठीक है। तो ठीक है, तो ये मतलब जो है मैनेजर्स के अंदर में भी तमाम सारे मैनेजर्स होते हैं। फिर तुम्हारा लोअर लेवल होता है, वहाँ गैंगबास है और मतलब फोरमैन है जो साइट पे काम देखते हैं। उसके नीचे वर्कर्स मतलब जैसे होते हैं, ये हायरार्की होती है। तो इन लोगों को मतलब जैसे ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी, कौन किसके अंडर में रहेगा, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, किसके क्या क्या राइट्स होंगे, मतलब जो है कौन किसको आर्डर दे सकता है, कौन किसको कमांड दे सकता है, डायरेक्शन कौन दे सकता है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा।
जैसे सुबह बताया तुम लोगों को कि अगर मतलब अथॉरिटी दी जाती है किसी काम को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या हो जाती है, उसके साथ साथ डिलीवर हो जाती है, डेलीगेट हो जाती है। जैसे मैं कहूँ कि देखो मतलब जैसे साहिल गेट पे तुमको मतलब जैसे भेज रहे हैं, कोई भी मतलब जैसे बाहरी जो ड्रेस ना पहना हुआ हो उसको मतलब जैसे स्कूल के गेट के अंदर नहीं आने दे रहा है, तो अगर मतलब जैसे ये काम के लिए मैंने तुमको ऑथोराइज कर दिया तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर कोई इस तरह का बाहरी आदमी स्कूल के कैंपस के अंदर आता है, ठीक है। इससे मतलब जो है पता होता है, इससे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बना होता है, ठीक है। लोगों को पता होता है कि हमारा रिपोर्टिंग बॉस कौन है, किससे हमको ऑर्डर लेना है। अब मान लो मतलब जैसे सपोज करो कि प्रिंसिपल सर है, हमको कहे कि मतलब जैसे ऊपर की क्लास 7 में चले जाइए या मतलब क्लास 12th की क्लास में चले जाइए, बीच में मिल गए मनोज सर, उन्होंने मतलब जैसे कहा कि आप हमारे साथ चलिए, तो अब कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया ना, क्योंकि मतलब एक बॉस मेरा कहाँ भेज रहा है किसी और जगह, दूसरा बॉस मतलब जैसे कहीं और भेज रहा है। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कंपनियों में या बड़े बिजनेस में, उन सब में क्या होता है, जैसे तुम लोग पढ़े होगे सोल प्रोप्रिएटरशिप में एक अकेला आदमी बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज करता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होने लगता है वहाँ पे तुमको डिपार्टमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अगर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड नहीं होंगी तो कन्फ्लिक्शंस पैदा होंगे जो है। फिर उसके बाद तीसरा काम मैनेजमेंट का होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशंस में कितने वर्कफोर्स की ज़रूरत है। मान लो मतलब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मतलब नीड होगी, जो एचआर डिपार्टमेंट में है वहाँ लोगों की नीड हो सकती है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ लोगों की नीड हो सकती है। तो एक स्टाफिंग का काम किसका होता है, एचआर का होता है, ठीक है। ये एचआर के जिम्मे होता है कि पहले तो मतलब जो है एस्टिमेट करिए कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने कितने लोगों की ज़रूरत है। फिर तुमको मतलब एचआर को पता चल जाएगा कि हर डिपार्टमेंटल मैनेजर से रिपोर्ट उसने मांग लिया और उसको पता चल गया कि इतने लोगों की इतनी वैकेंसी हमारे यहाँ खाली है। फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट निकालेगा वो, मतलब जो है रिक्रूटमेंट करेगा। रिक्रूटमेंट मैंने बताया कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती। भर्ती एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है क्योंकि ये इन्विटेशन होता है टू द कॉमन पीपल, जनरल पब्लिक, कि आप हमारे यहाँ ये चीज़ मतलब पोस्ट के लिए जगह खाली है और आप आइए, मतलब ये क्राइटेरिया है, इसमें आप अगर निकलते हैं तो फिर आपको अपॉइंट किया जाएगा। तो स्टाफिंग का काम होता है, इसमें मतलब जैसे एम्प्लॉइज को जब तुम रिक्रूट करोगे फिर उसके बाद हर स्टेप पे तुम सिलेक्शन होता है। रिक्रूटमेंट के बाद दूसरा स्टेप होता है सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस होता है क्योंकि जैसे मान लो अभी यूपी गवर्नमेंट में सिपाहियों के लिए मतलब जैसे आया था, भर्ती निकली थी, अब 50,000 60,000 मतलब पोस्ट है, 50 लाख लोग मतलब 40 लाख लोग फॉर्म फिल किए हुए हैं, तो सबको तो रख नहीं सकते हो। तुमको मतलब यूपी गवर्नमेंट को जरूरत कितना है, 50,000 60,000 लोगों की जरूरत है। तो उन जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं एक्सेस, उनको क्या करोगे, छांटते जाओगे हर एक स्टेज पे। जैसे मान लो मतलब रिटन एग्जाम हुआ, बहुत सारे बच्चे मतलब जैसे क्या हुए, फेल हो गए वहीं पे। फिर उसके बाद वहां से जो पास करके गए तो फिर मतलब जैसे तुमने दौड़ कराया, अब दौड़ में बहुत सारे लड़कों को मतलब छांट के बाहर कर दिया गया। वैसे फिर मतलब जैसे मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा, और हर स्टेज पे कुछ ना कुछ मतलब जो है लोग बाहर निकलते जाएंगे और पूरी की पूरी उस एप्लीकेंट्स जितने भरे हुए हैं फॉर्म, उसमें से 50 या 60,000 जितनी रिक्वायरमेंट है तुम्हारी, जो उसमें से आउट ऑफ बेस्ट हैं, उनको क्या करोगे, तुम सेलेक्ट करोगे। तो सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस होता है क्योंकि हर स्टेज पे कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाले जाते हैं। लेकिन रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, सबको खुशी होती है। जैसे टीचर की भर्ती निकले तो जितने बीएड करने वाले हैं एलिजिबल, सबके सब मतलब जैसे खुश होंगे, लेकिन हर एक स्टेज पे बाहर करते चले जाएंगे। इसी तरीके से जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उनका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना होता है, क्योंकि मान लो मतलब जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो तुम वहाँ के वर्किंग कल्चर से, वर्क इन्वायरमेंट से फैमिलियर तो रहोगे नहीं। तुमको काम कैसे करना है, किसके अंडर में करना है, तुम्हारा मतलब जैसे
रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में जब तुम्हारा अपॉइंटमेंट होता है तो तुमको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए रखा जाता है पहले। इसी वजह से अभी जैसे तुम लोगों को बताया कि अगर वर्किंग कंडीशन सुटेबल्स नहीं रहेंगी तो एम्प्लॉय स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। वो और कंपनियां मान लो जब तक ट्रेनिंग डेवलपमेंट चलता रहता है तब तक तो तुम मतलब जैसे कुछ कंपनी को तो कुछ मिल नहीं रहा है, कंपनी उल्टे तुम्हारे ऊपर लगा रही है ना। जैसे मान लो तुम्हारे रिक्रूटमेंट में तुम पढ़ रहे हो किसी मैनेजमेंट कॉलेज में MBA BDM कर रहे हो और तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं HR CEO ये सब मतलब जो है जनरल मैनेजर अपॉइंटमेंट के लिए प्लेसमेंट के लिए कैंपस अब आ रहे हैं, आने जाने का उनको कंपनी की तरफ से फ्लाइट का किराया मिलेगा, 5 स्टार में रुकने का मतलब जैसे खर्चा मिलेगा, तुमको अपॉइंट करेंगे ले जाएंगे वहाँ। तुमको ट्रेनिंग पीरियड में ऐसा थोड़ी ना होता है कि सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी तो मिल रही होती है ना ट्रेनिंग पीरियड में भी, लेकिन तुम कंपनी को काम कुछ करके नहीं दे रहे हो, उल्टा कंपनी तुमको मतलब जैसे सिखा रही है अभी। तो अगर मान लो मतलब ये सब करने के बाद कंपनी को तुम लंबे समय तक सर्व करते हो तब तो कंपनी का फायदा है, क्योंकि जितनी लागत लगाई है कंपनी आपके ऊपर उसकी वसूली हो जाएगी। लेकिन अगर मतलब जो है आपकी नियुक्ति हुई, अपॉइंटमेंट हुआ और 6 महीना काम करने के बाद ट्रेनिंग पूरी हुई और आप मतलब जो है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में पकड़ लिए मतलब जो है, तो इससे कंपनी का क्या होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है। तो इस वजह से हर कंपनी चाहती है कि जो भी मतलब लोग हमारे यहाँ रिक्रूट होके आए, सेलेक्ट होके आए, वो लंबे समय तक मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें। उसके बाद अगला काम होता है डायरेक्टिंग। देखो बहुत सारे लोग एक जैसी ऑर्गेनाइजेशन की साइज होती है उसी हिसाब से वर्कफोर्स वहाँ पे काम होता है। और हमेशा मतलब जैसे अपॉइंटमेंट के बाद मतलब ऐसा नहीं है स्टाफिंग करने के बाद ट्रेनिंग दे देने के बाद एक मैनेजर का काम खत्म हो जाता है। जब तक लोग मतलब काम कर रहे हैं तब तक तुमको समय समय पे गाइडलाइंस जारी करनी पड़ेगी, ठीक है, देख रेख डायरेक्शन उनको देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब जैसे जुलाई में तुम लोगों का जो चीज़ें डिसाइड हो गई वही चीज़ मतलब रहती है। देखते हो तमाम सारे सर्कुलर्स हैं, नोटिस हैं, हमेशा आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो वो चीज़ होती है यूनिट, ये डायरेक्शन एक काम होता है कि मतलब जो भी आपकी टीम है, जो भी ग्रुप है आपके साथ काम कर रहा है, अगर आप मैनेजर हैं तो आपका काम है कि मतलब जैसे आप अपने ग्रुप को, इंडिविजुअल्स को समय समय पे उनको डायरेक्शन देते रहें। लास्ट फंक्शन देखो मतलब जैसे एक मैनेजमेंट का होता है कंट्रोलिंग। देखो लास्ट फंक्शन नहीं कह सकते हो, कई सारे स्कॉलर्स हैं, कई सारे स्कॉलर्स ने कोई किसी ने 5 फंक्शन मतलब बताए, किसी ने 7 फंक्शन बताए, ठीक है। लेकिन मेन जो फंक्शन है वो ये है। कोऑर्डिनेशन जैसे एक अलग फंक्शन दिखाया जाता है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, ये इसेंस है। मतलब जो है एक मैनेजर है तो उसका काम क्या है, मतलब सबको जोड़ के रखना, कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करके चलना। अगर जैसे मान लो एक मैच चल रहा है क्रिकेट का, तो क्या मतलब जैसे किसी एक के सेंचुरी मार देने से या एक के विकेट ले लेने से मतलब जो है 2-4 टीम के जीतना श्योर हो जाता है। जैसे अगर मतलब फील्डिंग सही नहीं हो रही है, अगर मतलब जैसे बैटिंग मतलब सही नहीं हो रही है, सबका अपना अपना किरदार है, सबका अपना अपना रोल है। अगर कोई टीम जीत रही है तो इसका मतलब वो एक ग्रुप एफर्ट है जिससे तुम अपने गोल को या एम को अचीव करते हो। तो देखो ये लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो प्लान किया है तुमने पहले फंक्शन में, प्लानिंग में, उसको कंपेयर करना कि क्या तुम चाहते थे और क्या तुमको अभी तक अचीव हुआ है। इससे तुमको क्या पता चलेगा कि तुम जो चाहते थे करना वो एक्चुअली अचीव हो चुका है या फिर मतलब जैसे अभी नहीं हुआ है। और नहीं हुआ है तो फिर रीजंस क्या है, या फिर हमको क्या एफर्ट्स और लगाने की ज़रूरत है जिससे कि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ठीक है। इसी वजह से कंट्रोलिंग इसको कहा जाता है। जो प्लानिंग में स्टैंडर्ड तुमने सेट किए हैं, बनाए हैं, उसको कंपेयर करना
और उस कंपेयर के बाद करने के बाद क्या करेक्टिव एक्शन मतलब जैसे मैनेजमेंट को लेना चाहिए, या क्या प्लान मतलब जैसे अगला होना चाहिए जिससे हमारा टारगेट या ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए, तो वो काम होता है कंट्रोलिंग में। अब देखो मतलब जैसे इसमें फीचर्स मतलब दिए हुए हैं मैनेजमेंट के। फीचर्स में दिया हुआ है पहला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो ऑर्गेनाइजेशन या तो मतलब जैसे छोटी हो या बड़ी हो, या तो सोल प्रोप्रिएटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, या फिर मतलब जो है तुम्हारा कंपनी